हेलो एवरीवन, मैं विष्णुकांत शुक्ला एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल BKS केमिस्ट्री गोंडा में। हम सब लोग पिछले वीडियो में उत्प्रेरण के विषय में हम सब ने पढ़ा था और वहाँ पर हमने आपको उत्प्रेरण के विषय में बताया था और उत्प्रेरण का वर्गीकरण भी किया था। हमने वहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक व्यवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में डिवाइड किया था। एक समांगी उत्प्रेरण था और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण था। समांगी उत्प्रेरण को भी देखा था और विषमांगी उत्प्रेरण को देखा था। आज हम सब लोग उत्प्रेरक की कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरक को वर्गीकृत करेंगे। इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि उत्प्रेरक की कार्यविधि के आधार पर जो उत्प्रेरण होता है मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, उत्प्रेरक की कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आपको मिलेगा धनात्मक उत्प्रेरण, दूसरा मिलेगा ऋणात्मक उत्प्रेरण जिसको नेगेटिव कैटालिसिस भी बोलते हैं, तीसरा है स्व उत्प्रेरण ऑटो कैटालिसिस और चौथा है प्रेरित उत्प्रेरण इंड्यूस्ड कैटालिसिस। उत्प्रेरक की कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा, तो एक एक को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा मिलेगा धनात्मक उत्प्रेरण पॉजिटिव कैटालिसिस। किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर में वृद्धि कर दे तो इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे, जबकि वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ जाती है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। एक बार डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ। ऐसा बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर में वृद्धि कर देता है वह पदार्थ धनात्मक उत्प्रेरक होता है, जबकि इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन है, ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है H2O बनाता है। चूँकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पर 2H2O करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए बता रहा हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं, 10th में भी आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया इसलिए यहाँ पर हमने 2H2O कर दिया। तो 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O बन रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, अभिकारक हैं और जल का निर्माण हो रहा है। जल यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बना रहा है। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल बनने की जो दर है ये बहुत ही मंद होती है, बहुत ही स्लोली, लंबे समय के बाद जल का निर्माण होता है। बहुत ही धीरे धीरे होने वाली अपक्रिया है। लेकिन यही अपक्रिया यदि हम प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करें तो यह प्लैटिनम उत्प्रेरक क्या करेगा, अपनी उपस्थिति में इस रासायनिक अपक्रिया की दर में वृद्धि कर देगा। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो जल बनने की दर है उसमें ये वृद्धि कर देगा। तो ये घटना जो होगी धनात्मक उत्प्रेरण होगी और ये इस अपक्रिया में प्रयुक्त ये जो प्लैटिनम है ये धनात्मक उत्प्रेरक होगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है KClO3। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड जो होता है पोटेशियम क्लोराइड और डाइऑक्सीजन में टूटता है। तो पोटेशियम क्लोराइड है, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो ये KCl में टूट रहा है और इसके साथ साथ ये डाइऑक्सीजन में टूट रहा है। हम इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 KClO3 कर दिया है। यहाँ पर 2 KCl 3 2 6 है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 3O2 करेंगे। तो 2 KCl और 3O2 ये आप देख सकते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करने पर ये जो पोटेशियम क्लोराइड और डाइऑक्सीजन में इसके टूटने की जो दर है ये बहुत ही स्लोली होती है। लेकिन यही अपक्रिया अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये MnO2 जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएं इसकी, तो इस पोटेशियम क्लोराइड का जो विघटन है पोटेशियम क्लोराइड और डाइऑक्साइड में इसकी दर को वृद्धि कर देता है, इसकी दर को बढ़ा देता है रासायनिक अपक्रिया की दर को। तो चूंकि ये MnO2 की उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ी है इसलिए MnO2 जो है धनात्मक उत्प्रेरक है, जबकि ये घटना जो है धनात्मक उत्प्रेरण है। इसी क्रम में एक बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल हम जानते हैं, एक बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल हमारा जो है
हैबर विधि के द्वारा ये जो नाइट्रोजन है N2 और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है H2 और बनाता है NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। इसके साथ साथ 22.4 KCl एनर्जी जो है निकलती है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के विषय में इसको पढ़ा होगा, उष्मागतिकी के बारे में फर्स्ट टाइम में पढ़ लिया है। यहाँ जानना यह है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है अमोनिया। थोड़ा इसको पहले बैलेंस कर लिया जाए। तो 2 नाइट्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 2 नाइट्रोजन 3 2 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 3H2 करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया N2 + 3H2 और अमोनिया बना रहा है। देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन के फलस्वरूप जो अमोनिया बनने की दर है ये बहुत ही स्लो होता है। लेकिन यदि यही अपक्रिया हम आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करें, Fe, तो Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ये रासायनिक अपक्रिया करता है तो अमोनिया बनने की दर बढ़ जाती है। अर्थात यह Fe जो होता है आयरन अपनी उपस्थिति में इस रासायनिक अपक्रिया की दर में वृद्धि करता है। तो यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण की होगी, जबकि ये जो आयरन होगा Fe यह अपनी उपस्थिति में अपक्रिया की दर में वृद्धि करता है। अतः ये Fe जो होगा आयरन, यह धनात्मक उत्प्रेरक होगा। मित्रों, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और समझते चलना है आपको। यहाँ पे जो एक विशेष प्रकार का पदार्थ MO प्रयोग होता है, मॉलिबेडनम। ये मॉलिबेडनम जो होता है वर्धक का कार्य करता है। ये आगे का टॉपिक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मॉलिबेडनम क्या करता है, वर्धक का कार्य करता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। वर्धक उत्प्रेरक की सक्रियता में वृद्धि करता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है और इस अपक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम कौन कर रहा है, आयरन कर रहा है Fe। तो यह धनात्मक उत्प्रेरण होगा, जबकि आयरन धनात्मक उत्प्रेरक होगा। तो जब किसी वाह्य पदार्थ की उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ जाती है तो इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, जबकि जिस पदार्थ की उपस्थिति में अपक्रिया की दर बढ़ती है वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। अब धनात्मक उत्प्रेरक के बाद अब हम चलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण में। ये ऋणात्मक उत्प्रेरण हमारा जो है नेगेटिव कैटालिसिस है। ऋणात्मक उत्प्रेरण जो है नेगेटिव कैटालिसिस, इसको हम संदमन भी बोलते हैं। तो दूसरा हमारा है ऋणात्मक उत्प्रेरण या संदमन। ठीक है। अब ऋणात्मक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। धनात्मक उत्प्रेरण क्या करता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयोग होकर के अपक्रिया की दर को बढ़ाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ऋणात्मक उत्प्रेरण या जो संदमन होगा, जब किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में किसी रासायनिक अपक्रिया की दर में कमी आ जाए तो यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण या संदमन कहलाएगी। जबकि जिस पदार्थ की उपस्थिति में अपक्रिया की दर घटेगी वह पदार्थ ऋणात्मक उत्प्रेरक या संदमक कहलाएगा। तो बहुत सिंपल सा है कि जिस तरह से हमने धनात्मक उत्प्रेरण के विषय में देखा था कि धनात्मक उत्प्रेरण किसी रासायनिक अपक्रिया में ऐसा पदार्थ होता है, प्रयोग होने वाला ऐसा पदार्थ होता है जो अपक्रिया की दर को बढ़ा देता है। उसी के जस्ट अपोजिट है ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या है ऋणात्मक उत्प्रेरण? किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में यदि अपक्रिया की दर घट जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ये घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण की होगी, और वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अपक्रिया की दर घटेगी वह ऋणात्मक उत्प्रेरक या संदमक कहलाएगा। इसका पहला एग्जाम्पल ये होगा कि हम H2O2, H2O2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 का जो विघटन होता है ये टूट जाता है किसमें, H2O में, जल में टूटता है और ऑक्सीजन में टूटते हैं। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, कोशिश करते हैं इसको बैलेंस करने का। हम इसको 2H2O2 कर देते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2H2 और 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 4, 2 2 4। ये मुझे लग रहा है बैलेंस हो गया है। तो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O जल और डाइऑक्सिन में टूटता है। मित्रों, जो ये जो H2O2 का हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो विघटन है, ये विघटन जो है चलता रहता है, लेकिन यदि इसको ग्लिसरीन की उपस्थिति में इसका विघटन कराया जाए तो ये जो ग्लिसरीन है अपनी उपस्थिति में
H2O2 के विघटन की दर को, हाइड्रोजन परऑक्साइड के विघटन की दर को कम कर देता है। तो ये ग्लिसरीन जो होगा हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा और इस घटना को हम ऋणात्मक उत्प्रेरण या संदमक कहेंगे। क्या कहेंगे? संदमन कहेंगे। पदार्थ होगा संदमक, यह घटना होगी संदमन की, यह घटना होगी ऋणात्मक उत्प्रेरण की, जबकि यह ग्लिसरीन जो होगा ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। एक बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनिक में भी देखने को मिलेगा, थोड़ा एक्सक्लूसिव, इसको ध्यान से समझें आप, कि जो क्लोरोफार्म होता है ये वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका ये जो है ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर के ये खतरनाक एक विषैली गैस फास्जीन कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, HCl बनाती है। इसका पहले एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि जैसे जो हमारा CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन बोले तो क्लोरोफार्म, ये डाइऑक्सिजन O2 के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है फास्जीन कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है COCl2 और इसके साथ साथ HCl बनाती है। आप लोग थोड़ा बैलेंस करने का इसका प्रयास करें। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2CHCl3 कर दे रहे हैं, यहाँ पर हमने 2COCl कर दिया है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 2HCl होना चाहिए। मुझे लगता है संतुलित हो गया है, संतुलित नहीं भी है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरोफार्म है, ट्राइक्लोरोमेथेन जो है, ये वायु के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, फास्जीन गैस बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब जो क्लोरोफार्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो फास्जीन बनाने की दर है, यदि यही अपक्रिया हम एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में करें, यह एथिल एल्कोहल क्या करेगा, अपनी उपस्थिति में क्लोरोफार्म का कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन में जो ऑक्सीकृत होने की दर है उसको कम कर देगा या रोक देगा। तो यह एथिल एल्कोहल इस अपक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक है या संदमक है और यह घटना जो है ऋणात्मक उत्प्रेरण या संदमन की है। तो बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक का, अल्कोहल में इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही, इसीलिए बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम जो है क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। इसका यही रीज़न है, वहाँ पे भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये 2 रिएक्शन हमने देख लिया है। तो सबसे पहले H2O2 का विघटन ग्लिसरीन की उपस्थिति में मंद पड़ जाता है और दूसरा जो है क्लोरोफार्म का फास्जीन में जो परिवर्तन है एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, ये भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये इसमें ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक है और इसमें एथिल एल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक है, जबकि ये घटना जो है ऋणात्मक उत्प्रेरण की। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड हमारा क्या होता है, C6H5CHO। इसका जो है ऑक्सीकरण जो होता है, इसका ऑक्सीकरण में इसमें हम क्या करते हैं, हाफ O2 के साथ ये रिएक्ट करता है और हाफ O2 जो है इसका ऑक्सीकरण करने के साथ साथ क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल बनाता है। बेंजोइक अम्ल हमारा क्या होता है, C6H5COOH। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि बेंजेल्डिहाइड जो होता है हमारा C6H5CHO, ये क्या कर रहा है, बेंजोइक अम्ल में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना, बेंजोइक अम्ल में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। हम क्या करते हैं कि डाइफेनिल एमीन की उपस्थिति में अगर यह क्रिया करें, डाइफेनिल एमीन की उपस्थिति में यदि इस क्रिया को हम कराते हैं तो क्या करता है, डाइफेनिल एमीन जो होता है इसकी ऑक्सीकरण की दर को मंद कर देता है। अब ऑक्सीकरण की दर को मंद कर देगा तो बेंजेल्डिहाइड का जो C6H5COOH बेंजोइक अम्ल में जो परिवर्तन हो रहा है इसकी दर धीरे धीरे घटने लगेगी। तो यह डाइफेनिल एमीन इस अपक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक या संदमक होगा और यह घटना जो होगी ऋणात्मक उत्प्रेरण की होगी। अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं स्व उत्प्रेरण के विषय में। स्व उत्प्रेरण क्या है, ऑटो कैटालिसिस।